जय श्री राम दोस्तों आज मैंने कुछ ऐसे टॉपिक उठाए हैं जो लगातार लोगों के दिमाग में रहते हैं। कुछ ऐसे अच्छे टॉपिक्स हैं आज, मतलब 2 से 3 टॉपिक होने वाले हैं इस वीडियो में, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में घूमते हैं और अधिकतर उनको सटीक जवाब नहीं मिल पाता है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि उन्हें सटीक जानकारी प्रोवाइड करा सकूं। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे, आज हम सबसे पहले बात करेंगे रेट के बारे में कि अभी हाल ही में कितना रेट बढ़ा है और इन फ्यूचर में कितने बढ़ने के चांस हैं, कितना एप्रिसिएशन मिल सकता है 3 से 5 सालों के बीच में। यानी कि अब से लेके 3 से 5 सालों का अब एक हम पूरा ब्यौरा जानेंगे कि कितना रेट बढ़ने के चांसेस हैं। और साथ ही जानेंगे हम कि कुछ लोग अभी मतलब जो यमुना अथॉरिटी की स्कीम आती है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि स्कीम का वेट करते हैं। वो रिसेल में प्लॉट नहीं लेते, वो फ्रेश प्लॉट लेना चाहते हैं अथॉरिटी से। तो लगातार लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन है कि मतलब पिछली स्कीम आई थी अथॉरिटी की और उन्होंने कहा था कि दिसंबर जनवरी में स्कीम आने वाली है, और अब आपका मई चल रहा है, तो स्कीम क्यों नहीं आई है और वो आएगी कब तक आएगी, क्यों नहीं आएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे हम जिनका यहाँ पर प्लॉट है या फिर जिन्होंने हाल ही में प्लॉट लिया है या फिर जो लेने का यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, और वो यहाँ पर देखते होंगे कि अथॉरिटी की अभी यहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई है, कहीं कहीं रोड भी रुके हुए हैं, कहीं किसी किसी पॉकेट में आपके प्लॉट भी मतलब डिस्प्यूट में वहां पर खेती हो रही है। और जो आपके सेक्टर 16 न्यू अलॉटमेंट है, सेक्टर 17 जो पॉकेट ए पॉकेट बी 2015 16 17 की अलॉटमेंट है, वहां भी अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एक इसके बारे में भी हम जानेंगे कि अथॉरिटी को यहाँ एक्चुअल कितना टाइम और लग जाएगा इन सब कुछ जो भी यहाँ पर काम रह रहे हैं उनको कंप्लीट करने में। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है श्रीबिल टेक, और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार आपको यहाँ की अपडेट देता रहता हूँ और अब मेरी वीडियो डायरेक्ट आपकी नोटिफिकेशन में आ जाया करेगी। और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होते हैं हमारे, और मैं काफी इंफॉर्मेशन आपको आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो एक बार जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक उठाते हैं कि यहाँ जो अथॉरिटी की डेवलपमेंट है उसमें कितना समय और लगेगा, और ये जो डिस्प्यूट है क्यों है, किस कारण से है। वैसे मैक्सिमम सभी लोगों को कारण तो पता होगा, लेकिन उन्हें एक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता। मेरे पास कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं कि सर मेरा जी पॉकेट में प्लॉट है, कब तक डेवलपमेंट होगी, एफ पॉकेट में प्लॉट है, कब तक डेवलपमेंट होगी। कुछ कहते हैं सर मेरा के में एल में प्लॉट है, वहां पर शिफ्टिंग का मैं सुन रहा हूँ, वहां पर कब तक डेवलपमेंट होगी। कुछ कहते हैं सर एच पॉकेट, तो मतलब मेनली सुनने में ही आता है कि एच पॉकेट पूरा ही शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट होगा या नहीं होगा, या फिर शिफ्ट नहीं होगा तो अथॉरिटी को कितना समय लग जाएगा, शिफ्ट क्यों हो रहा है। तो इन्हीं सभी सवालों के आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। देखो, अथॉरिटी अगर मैं मेन बात करूं, वैसे ही अलॉटमेंट 2009 की है, और 2009 से अगर मैं आज तक का समय कैलकुलेट करूं तो लगभग ये हमारे 14-15 साल बैठते हैं। अगर एक नया यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहा है और उसे पता चलता है कि भाई ये 2009 की अलॉटमेंट है और वो आज का समय देखता है कि 2024, तो जो यहाँ की डेवलपमेंट जो आंकेगा वो 2009 से आंकड़े लगाएगा कि 15 साल में अथॉरिटी ने यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट ही किया, इतना मतलब कमजोर डेवलपमेंट है, इतना कम डेवलपमेंट है। तो इस चीज के बारे में बात करेंगे। देखो, मेन चीज क्या होती है कि अथॉरिटी की अलॉटमेंट कब से उससे फर्क नहीं पड़ता, अथॉरिटी ने काम करना कब से स्टार्ट किया है। आप सभी इस लोकेशन से बिल्कुल वाकिफ हैं और आप सभी को पता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी राजनीतिक चीजें हैं जिसकी वजह से ये काम जो आपका डिले हुआ। जो पहले जो अभी जो आपका करंट का जो एयरपोर्ट बना हुआ है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनना है, बीच में जब यहाँ पर राज्य सरकार में अखिलेश जी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने यहाँ को इस एयरपोर्ट को शिफ्टिंग के लिए कहा कि भाई इसे हम सैफई में बनाएंगे, इसे हम आगरा में बनाएंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे। और वो नोएडा में आने तक लिए वो डरते थे कि नोएडा में आते हैं तो हमारी मतलब पार्टी मतलब आगामी लोग विधानसभा में सरकार चेंज हो जाती है। तो उन्होंने देखो जब 5 साल वो रहे राज्य सरकार में, उन्होंने कोई भी कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो मेन चीज अथॉरिटी को फंडिंग कहाँ से मिलेगी। अथॉरिटी कोई भी अपना नया प्रोजेक्ट ला रही है, जैसे कि अब एयरपोर्ट बनना है, ये आपका
खूब बड़ी लागतें बनना है, 5,000-6,000 करोड़ की लागतें बनना है, तो ये फंडिंग कहाँ से मिलती है? ये फंडिंग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करती है कि अथॉरिटी के पास, जो अथॉरिटी का गठन होता है, तो अथॉरिटी के पास स्वयं इतनी राशि वो अर्जित नहीं कर पाएगी, उसे फंडिंग की जरूरत है। हाँ, वो धीरे धीरे जैसे यहाँ काम स्टार्ट होगा, वो जितना पैसा उसने लिया है किसी भी चीज से या किसी के भी थ्रू, वो पैसा उसको धीरे धीरे वापस कर सकती है। लेकिन स्टार्टिंग में किसी चीज की नींव रखने के लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट तो चाहिए होगी, कुछ पैसा तो अर्जित करना ही पड़ेगा। तो अखिलेश सरकार ने बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। फिर 2017 में जैसे यहाँ योगी जी की सरकार आती है, उसके बाद फिर योगी जी ने इस यहाँ पर दौरा किया, चीज को पहचाना, जाना, और उन्होंने देखा कि भाई ये तो यार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे हमारे यूपी का जो ये पूरा दिल्ली का जो एनसीआर क्षेत्र है, ये इसका पूरी दुनिया में डंका बज जाएगा। मतलब हम यहाँ पर, हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है, हर चीज हमारे पास वेल डेवलप है, तो क्यों ना हम इस पूरे एरिया को डेवलप कर दें। तो योगी जी का फिर एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया, और उन्होंने एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर इंडस्ट्री वर्क पे भी काम किया, और उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी भी बनी हुई, जो कि इंडिया में सिर्फ नोएडा में ही बनी हुई है। तो उन्होंने देखा कि यार अगर एक बार ये सब चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो गई, तो फिर ये लंदन, पेरिस, मुंबई के मतलब बिल्कुल उनसे भी ऊपर निकल जाएगा। तो उन्होंने इसकी जमीनी हकीकत को पहचाना और फिर यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। देखिए, जब भी कोई भी चीज प्लानिंग के साथ बनती है और उसमें काफी लंबा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें समय लगता है, उस चीज को धीरे धीरे बनने में समय लगता है। अब वही चीज देख लीजिए, जो चीज जितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी उसका ढांचा उतना ही बेकार रहेगा, और जो चीज धीरे धीरे पक पक के तैयार बनती चलेगी, वो एक अलग ही अपना रूप निखार लेगी। तो सेम ऐसे ही हुआ 2017-18 से यहाँ पर सरकार जैसी पावर में आई, उन्होंने किसानों से बातचीत करना स्टार्ट किया। फिर 18-19 से यहाँ पर अथॉरिटी ने डेवलप करना स्टार्ट किया। पहले IJ पॉकेट डेवलप किए, यहाँ पर 24 मीटर रोड बनाए। फिर 19, 20, 21 ऐसे 10 साल बीतते रहे और अथॉरिटी लगातार डेवलपमेंट करती रही। फिर इसी बीच किसानों ने भी आंदोलन किया अथॉरिटी से कि भाई हमें आप मुआवजा बढ़ा के दीजिए, हमें आपके प्लॉट करके दीजिए। तो अथॉरिटी ने डेवलपमेंट के साथ साथ किसानों की भी सुनी, किसानों को भी मुआवजे देने स्टार्ट किए। लेकिन कुछ किसान राजनीति से जुड़ गए, यानी कि जो आपकी भारतीय किसान यूनियन है उससे जुड़ गए, और उन्होंने लगातार और ज्यादा धरना किया, आंदोलन किया कि नहीं हमें थोड़ा सा और दो। तो और वो किसान वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, इसके साथ साथ अथॉरिटी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दोनों के केस को बंद करके ये कह दिया कि आप दोनों आपस में मामला सुलझाइए, और अथॉरिटी को थोड़ा सा वो दिया कि आप किसानों की हर मांग पूरी कीजिए जहां तक किसान मतलब अपनी मांग मांग रहे हैं। तो फिर जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर जमीनी दौरा करना स्टार्ट किया, लोगों से बातचीत करनी स्टार्ट की, किसानों को समझाया कि भाई यहाँ पर आपका अगर एयरपोर्ट एक बार चालू हो जाएगा, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया आ जाएंगे, तो कितना रोजगार निकलेगा, यहाँ पर जो आपके बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा, आपका जो ये शहर है, आपकी जो सिटी है, एक अच्छे नाम से पहचानी जाएगी। फिर कुछ किसानों के समझ में आया कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अगर हम लगातार धरना करते रहेंगे तो इससे हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। और जब भी हम प्रशासन के खिलाफ लड़ाई करते हैं तो प्रशासन ही मतलब अधिकतर उसमें जीतता है, तो प्रशासन से लड़ाई करने में और कुछ भी मतलब फायदा कुछ भी नहीं है। तो किसानों ने इस चीज को समझा कि लगातार हम लड़ाई करते रहेंगे और मुचल के बढ़ते रहेंगे, मतलब हमारे उनके खिलाफ थोड़े केस वगैरह भी हो गए थे 2011-12 में पार्सल किसानों के लिए। तो किसान अब मानने को तैयार हो गए हैं, और जो कुछ पॉकेट थे आपकी जो शिफ्टिंग के लेकर थे, वहां पर भी अब बातचीत हो रही है और किसान मान रहे हैं, किसान को मुआवजा मिलना स्टार्ट हो गया, किसान मुआवजा ले रहे हैं, और आगामी कुछ ही दिनों में वहां पर हम डेवलपमेंट होती हुई देख सकते हैं। देखो, मैं अपनी तरफ से कंफर्मेशन नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से 100% ओके करके बोल रहा हूँ कि नहीं वो पॉकेट शिफ्ट नहीं होंगे, बिल्कुल वहीं रहेंगे। संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा ये कहती हैं कि वो चीज शिफ्ट नहीं होगी, और 90% तक ये मानना है कि वहां पर आप चीजें शिफ्ट नहीं होंगी, प्लॉट जो है वो वहीं के वहीं लगेंगे। लेकिन एक कंफर्मेशन जो करेगी वो अथॉरिटी करेगी, वो कंफर्मेशन न्यूज अभी आनी बाकी है। अब बात करें डेवलपमेंट की। देखो, अथॉरिटी अब लगातार जितने भी बीच बीच में डिस्प्यूट थे, जो बीच में सड़कें में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ कहीं प्लॉट लगे, तो लगातार अथॉरिटी स्टार्टिंग से सबको मुआवजा देती हुई चल रही है, और लगातार अथॉरिटी अब अपने काम की तरफ अग्रसर हो रही है। अथॉरिटी के जो पहले 5B पॉकेट पूरा एंड डेवलप था, 5C एंड डेवलप था, 5D एंड डेवलप था, 3C, तो इन सबको लगातार अथॉरिटी डेवलप कर रही है। 7C, 7D, 7E और उधर के पॉकेट 8, वो उन्हें बिल्कुल ही खेती हो रही थी, कुछ भी डेवलप नहीं था। तो अथॉरिटी ने उधर 45 मीटर की रोड बनाई, 7C पूरा लगाया, 7D पूरा लगाया, 7E पूरा लगाया। अथॉरिटी अब लगातार कार्य कर रही है।
अब कुछ ही पॉकेट है सेक्टर 18 में बात करें हम तो 6D, 6C, 4A, जिनमें अभी कुछ भी कार्य नहीं हुआ है 4A के सिर्फ गोल चक्कर को और 1 या 2 लाइन को छोड़कर। तो ये हमें आगामी 1 से 2 साल आप अथॉरिटी को समय दीजिए। 2 साल में अथॉरिटी जितना भी यहाँ पर डिस्प्यूट का मामला है, जितनी भी अनडेवलप प्लॉट है, वो सब कुछ डेवलप अथॉरिटी आपको करके दे देगी। तो अब बात करते हैं स्कीम के बारे में कि अथॉरिटी की अगली स्कीम कब आएगी। देखिए अभी अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है जिससे अभी स्कीम का कुछ पता चले। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अथॉरिटी से ये कहा था कि आप पहले अलॉटमेंट दे देते हैं, फिर टाइम पर आप परेशानी नहीं दे पाते हैं, तो इससे लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले आप जो आपके पिछले परेशान नहीं दे पाए हैं उनको क्लियर कीजिए, और साथ ही कहा कि पहले आप कोशिश कीजिए कि किसानों से आप जमीन ले लें, किसानों से कब्जा वहां का ले लें, उसके बाद अलॉटमेंट निकालें। क्योंकि अथॉरिटी जो करती है, जैसे अथॉरिटी ने कोई एक सेक्टर चिन्हित किया, जैसे सेक्टर 16 था, सेक्टर 16 चिन्हित किया, वहां पर जो किसानों की जमीन आ रही है वो सक्का गांव है, आपका भट्टा गांव है, पारसोल गांव के कुछ किसान है, उनकी जमीन वहां पर आ रही है। तो अथॉरिटी पहले क्या करेगी, पहले उसकी अलॉटमेंट निकाल देगी, स्कीम निकाल दी, स्कीम में भरी, लोगों ने अप्लाई किया, फिर उनसे 90 दिन के अंदर पेमेंट मांगती है। 90 दिन का जो पेमेंट जमा कर देती है, फिर उनसे किसानों को मुआवजा देने जाती है। तो इस बीच फिर कुछ किसान प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि भाई हमें मुआवजा ज्यादा चाहिए या फिर हमारी ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आप किसानों से कब्जा ले लीजिए वहां का, उसके बाद फिर अलॉटमेंट निकालिए। तो अब ये जो अलॉटमेंट है, इसलिए जो पहले जो आपका अक्टूबर गया था उस टाइम जब आपका ये ड्रॉ खुला था, तो अथॉरिटी ने कहा था कि हम दिसंबर जनवरी में जल्दी एक और स्कीम लाने वाले हैं छोटे प्लॉट की। वो स्कीम इसलिए ही थोड़ी डिले हुई है कि अथॉरिटी जो पिछले परेशान नहीं दे पाई है, पहले उन परेशानों को देगी, और साथ ही पहले वो कब्जा लेगी, उसके बाद ही अलॉटमेंट देगी। इसी बीच लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि भाई स्कीम आती है तो क्या ये मार्केट को इफेक्ट करते हैं। देखो, अगर आप ज्यादा कहोगे कि ज्यादा मार्केट इफेक्ट करते हैं, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। हाँ, थोड़ी बहुत मार्केट इफेक्ट होती है, मार्केट नीचे नहीं जाती है, मार्केट एक स्टेबल का रूप ले लेती है। जैसे पहले इस बीच में आपके सितंबर में आपकी अलॉटमेंट आई थी, तो सितंबर के दौरान क्या हुआ था कि पहले लगातार लोगों ने मतलब चीजें देख रहे थे, उन्होंने अलॉटमेंट भर रखा था, यानी कि ड्रॉ था वो भरा हुआ था, और ड्रॉ का इंतजार कर रहे थे, और लगातार यहाँ पे चीजों को क्वेरी जनरेट कर रहे थे कि भाई अगर हमारा नहीं निकलता है तो हम अपना इसमें देखेंगे। तो यानी कि उस दौरान मार्केट आपकी स्टेबल चलती है, मार्केट नीचे नहीं आती है। तो ये भी हमने अपना टॉपिक क्लियर कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने रेट के ऊपर बात करते हैं कि ये आगामी 3 से 5 सालों में रेट कितना और बढ़ जाएगा। देखो, कम टाइम पीरियड की ना चीजें थोड़ी सी वो हो जाती हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा कि 2 महीने 4 महीने में रेट इतना बढ़ जाएगा, तो क्यों 2-4 महीने की, मतलब ये कोई स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट नहीं है जो इसका मैं आपको एक दिन या फिर 1 महीने का सटीक बात बता पाऊंगा कि 1 महीने बाद मार्केट यहाँ पहुंच जाएगी या 2 महीने बाद मार्केट यहाँ पहुंच जाएगी। मार्केट चलती है, मार्केट 1 साल में एक बार उछाल में आती है, उसके बाद फिर आपका वो फ्लेक्सिबल चलती है, यानी कि स्टेबल चलती है, यानी कि हल्की सी अप हल्की से डाउन, हल्की सी अप हल्की से डाउन। आप 2020-21 से देखिए, 2020 में आप प्लॉट वैल्यू 35 लाख थी, तो उस दौरान 2020 में 35-40 के बीच में रही। 2021 में वो 60-65 के रही। 2022 में वो 1.25 करोड़ रही। 2023 में वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रही। 2024 में वो ये 2-2.5 करोड़ तक पहुंच गई है। तो यानी कि साल में एक बार मार्केट बढ़ती है, एक टाइम पर बूम आता है 1 से 2 महीने के लिए, फिर वो बूम है ना पूरे साल भर अप डाउन होता रहता है। अगर ऐसे मार्केट, जैसे कि अब मार्च अप्रैल में मार्केट बढ़ गई 50 लाख आपने सितंबर में बढ़ा दी, 50 लाख आपने दिसंबर में बढ़ा दी, यानी कि एक साल में 3-1.5 करोड़ की मार्केट, तो यानी कि इतना हाई रिटर्न्स, तो फिर तो जितने भी इन्वेस्टर हैं सब इधर ही नहीं आ जाएंगे। तो मार्केट 2-4 महीने में नहीं बढ़ती है, मार्केट साल में एक बार बढ़ती है और उसी दरमियान चलती है। पिछला डाटा उठा के देख सकते हैं। देखो, आप 2021 से देखिए, 2021 में जो आपका नवंबर था, 25 नवंबर को यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे, जो कि आपका एयरपोर्ट का और फिल्म सिटी का दोनों का इनॉग्रेशन करके गए थे। उससे पहले जो मार्केट आपकी चल रही थी वो 60-65 लाख पर चल रही थी उसके बाद। तो जैसे ही वो नवंबर में इनॉग्रेशन करके गए 2021 में, तुरंत मार्केट आपकी 80-90 लाख पर पहुंच गया, यानी 10-20 लाख का तुरंत उछाल आ गया। फिर 2021 के बाद जैसे 2022 में आपके चुनाव हुए, जनवरी मार्केट चली ठीक, 80-90 लाख कुछ प्लॉट 1 करोड़ तक के भी है, लेकिन 90 लाख तक मार्केट आपकी रही। 2022 में आपके मार्च में आपके इलेक्शन थे, विधानसभा के चुनाव थे। उसके बाद जैसे ही अप्रैल में रिजल्ट आता है, ये मार्केट तुरंत 1.25 करोड़ का मतलब क्रॉस कर जाती है।
जैसे 1.25 करोड़ क्रॉस करी 25-30 लाख रुपए की चली, फिर पूरे 2022 में मार्केट 1.25 करोड़ के ही आसपास रही। कभी 1.30, कभी 1.20, कभी 1.10, कभी 1.5, कभी 1.15, कभी 1.20, पूरे 2022 यही चले। 2023 में स्टार्टिंग में फिर वो बूम आया, फिर ये मतलब 1.5 करोड़ तक मार्केट आ गई वो 1.25 करोड़ से, और ये चली आपकी अगस्त तक 1.5 करोड़ तक। अगस्त के बाद फिर ये मार्केट 2 करोड़ तक क्रॉस करी, 2 करोड़ तक लाने की कोशिश करी। और क्योंकि आपका जो सितंबर में पिछले साल सितंबर जो गया था, उसमें स्पोर्ट सिटी में F1 फॉर्मूला 1 जो मोटो फॉर्मूला 1 ट्रैक जो था, उसमें मोटो जीपी रेस हुई थी। तो उस दौरान यहाँ पर इन्वेस्टर्स की पहली चॉइस बन गई थी यहाँ पर कि भाई नोएडा में फिल्म वहाँ पर स्पोर्ट सिटी है, वहाँ पर रेस हो रही है, और साथ ही वहाँ पर रियल एस्टेट बिजनेस भी वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस दरमियान मार्केट आपकी 2 करोड़ बढ़ गई। तो अक्टूबर से अब तक मार्केट 2 करोड़ के दरमियान ही चलती रही। मार्केट कभी कभी 1.90 1.80 तक भी आई, कभी कभी मार्केट 2.10 2.15 तक भी आई। अब मार्केट 2.10 से ऊपर बढ़ गई है। अब मार्केट जनरल प्लॉट आपका 2.25 का आ गया है, और पार्क फिशिंग 2.5 करोड़ तक चीजें पहुंच गई IIJ पॉकेट में। तो अब ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से 1 महीने बाद और बढ़ने की, मतलब ये जो 1 महीना जो मई जो जाने वाला और जून तो थोड़ा सा आएगा, तो थोड़ा सा इसमें आप चीजें बढ़ते हुए हम देखेंगे। उसके बाद जो चीजें आपकी बढ़ेंगी वो धीरे धीरे बढ़ेंगी, एक साथ इंक्रीजमेंट नहीं होगी। तो अब मतलब अभी अगर 5 महीने का मैं एस्टिमेट लेकर चलूं तो मार्केट 20 से 25 लाख मैक्सिमम और बढ़ने के चांसेस हैं। मतलब 30 लाख, 25 से 30 लाख, मतलब यही नॉर्मल आइडिया है कितना बढ़ने के चांसेस हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 से 5 साल का आइडिया क्या रहने वाला है, यानी अगर आज 2024 है और 2025, 2026, 2027 की बात करूं, क्योंकि 2027 में फिल्म सिटी को भी डिलीवर करना है भूटानी ग्रुप और बोनी कपूर जी ने, जिनको ये प्रोजेक्ट मिला है। तो उस दरमियान जो आज के रेट हम 80,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर देख रहे हैं, उस दरमियान ये 1.5 लाख 2 लाख के रेट के करीब आराम से पहुंचने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि उस समय तक अथॉरिटी अपना जितना भी कार्य है वो सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट कर चुकी होगी। इंडस्ट्री वगैरह वहां पर जो वो भी पूरी कंप्लीट कर चुकी होगी, और उस टाइम तक आपको इंडस्ट्री यहाँ पर रनिंग में भी बहुत ज्यादा दिखेंगी। अगर मैं इंडस्ट्रियल एरिया को आंखों ग्रेटर नोएडा और यमुना से, तो यमुना इज अ मच बेटर देन ग्रेटर नोएडा इन इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि इनके पास में देखो इंडस्ट्रियल एरिया का मेन मतलब होता है कि वहां पर सड़कें अच्छी होनी चाहिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में कि सड़कें, यानी कि माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पास में एक्सप्रेस वे होने चाहिए। तो यमुना के पास हर चीज है, आपको यमुना हर जगह से कनेक्ट करता है। आपको हरियाणा से, पंजाब से ईस्टर्न पेरिफेरी के थ्रू कनेक्ट करता है, आपको दिल्ली से, नोएडा से यमुना एक्सप्रेस के थ्रू कनेक्ट करता है। उधर ये मुंबई दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो बन रहा है, उससे सीधे यमुना एक्सप्रेस को कनेक्ट कर रहे हैं, जो आकर सीधा एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रही है। तो यानी कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पूरे आसपास के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन सबको कनेक्ट कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट अभी जो स्टार्ट होगा वो कार्गो बेसिक पे होगा, यानी कि यहाँ पे अभी कार्गो फ्लाइट ही आपको देखने को मिलेंगी। पैसेंजर फ्लाइट में थोड़ा सा समय लगेगा, अभी जो दिखेंगे आपको कार्गो फ्लाइट दिखेंगी। तो उसके लिए पास में इंडस्ट्रियल एरिया, बिल्कुल बराबर में इंडस्ट्रियल एरिया, और बिल्कुल पास में एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट जो यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया यमुना का, वो काफी अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया बनकर निकलेगा 2 से 3 साल में, क्योंकि लगातार अथॉरिटी इंडस्ट्रियल की तरफ ध्यान दे रही है कि जब तक उनका ढांचा वो तैयार नहीं होगा, जब तक उनका रेजिडेंशियल भी यहाँ पर ग्रोथ में नहीं आएगा। इसलिए जो 2 से 3 सेक्टर अथॉरिटी ने नए बनाए हैं, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, उन्होंने उसमें अभी अथॉरिटी ने इसलिए अलॉटमेंट रोक दी है कि पहले हम हमारा जो पुराना बचा हुआ कार्य है हम उसका परेशान दे दें, उसके बाद फिर हम नई चीज पर आएंगे। तो मैंने 2 से 3 टॉपिक उठाए थे, मेरी वो है कि मतलब मैंने उसके पूरे आंसर देने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और कुछ लोग होंगे जिनको मैं बेहतर तरीके से समझा नहीं पाया हूँगा। अगर कुछ भी आपकी क्वेरीज कुछ इस बीच जनरेट होती हैं, या फिर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आपका आता है, तो आप मुझे नॉर्मली कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अगर आपको विजिट करनी है, या फिर आपको अपना कंप्लीशन हाउस बनवाना है, अच्छा मकान बनवाना है, या फिर पक्का मकान बनवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम श्री बिल्ट है, और मोबाइल नंबर नीचे आपको दिया गया है 8800390427। तो आज मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।